हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ा कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा कैसी थी। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा कैसी थी, कैसे चली, कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा, उसके बाद चार्ल्स ग्रांट का जो आज्ञा पत्र आया था 1813 में, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पाश्च और पाश्चात्य विवाद के बारे में हमने पढ़ा कि क्या प्राच्य विवाद था, क्या पाश्चात्य विवाद था। ठीक है, फिर उसके बाद 1833 का जो आज्ञा पत्र आया था उसके बारे में हमने जाना कि उसमें क्या क्या बातें कही गई। लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था हमने उसके बारे में पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले ने क्या विवरण पत्र दिया था और क्या क्या बातें कही थी और क्यों मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। आज की वीडियो में हम वुड का घोषणा पत्र 1854 में जो आया था उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। 1833 के बाद कंपनी को 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था। उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। ठीक है, तो हुआ क्या, 1833 में जो मैकाले का विवरण पत्र आया और जो घोषणा पत्र आया था 1833 का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1853 तक वो चलना था, वो चला। उसको 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था, क्योंकि हर 20 साल बाद आज्ञा पत्र जारी किए जाते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश संसद थी उसे यह एहसास हो गया कि बहुत लंबे समय तक हम भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया। इस समिति को क्या करना था कि भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन करना था 1853 तक और उन सब के बाद विचार देना था, भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव रखने थे। तो समिति ने क्या किया, अच्छे से गहनता से अध्ययन किया और समिति के सुझाव दिए। ठीक है, जो सुझाव थे वो दिए इन्होंने और उसके आधार पर 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो याद रखना कि वुड का जो घोषणा पत्र था या जो नई शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा कब हुई, तो 19 जुलाई 1854 को हुई। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। ठीक है, जो समिति बनाई गई थी उसके हेड कौन थे, तो सर चार्ल्स वुड थे। इसलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने आज्ञा पत्र को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। ठीक है, जो आज्ञा पत्र जो आया था उसका नाम क्या दिया गया, वुड का घोषणा पत्र। कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। अब क्यों वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, ये मैग्ना कार्टा है। ठीक है, ता लिख गया, टा है उस जगह। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा। और क्यों भारतीय शिक्षा का इसे महाधिकार पत्र कहा जाता है, वो जब इसके सुझाव आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इस जो समिति थी इसने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या अपनी बातें रखी। ठीक है, भारतीय शिक्षा के उत्थान के लिए। तो इनके अनुसार शिक्षा क्या थी, तो शिक्षा का जो मुख्य मकसद था वो क्या था, अंग्रेजी साहित्य जो है और जो पाश्चात्य ज्ञान है, मतलब यूरोप का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरा क्या था कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। इससे पहले क्या चल रहा था कि जो शिक्षा है वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दी जाए, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को अंग्रेजी के साथ साथ जो देसी भाषाएं हैं उनके माध्यम से भी दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी अवश्य ध्यान दिया जाए। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय साहित्य और संस्कृति को भी स्थान देना चाहिए। ठीक है, इसलिए भी इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा था। लेकिन इससे पहले जो आए थे मैकाले का घोषणा पत्र, 1833 का जो विवरण पत्र आया, घोषणा पत्र आया था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर था कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी तो वो और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो इसकी बात की गई इसमें। फिर था कि विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, मतलब जो भी विद्यालय हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके रखरखाव के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए उन्हें सहायता अनुदान देना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर तक कि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। अभी तक हम सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्होंने उच्च शिक्षा की भी बात की और कहा कि जो उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाए। फिर था कि व्यावसायिक एवं स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, इससे पहले व्यावसायिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा की बात नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा है और जो स्त्री शिक्षा है उसे भी प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर था कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जगह जगह पे जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ताकि शिक्षा को थोड़ा सा और फोकस किया जा सके। ठीक है, और अच्छा किया जा सके। तो ये बातें थी वुड के घोषणा पत्र की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को याद कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। और देखिए, ये जो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं, वुड का घोषणा पत्र मैकाले का, ये हम सेकंड सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे और काफ़ी डीपली पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना। नेक्स्ट आयोग जो आया हमारा, वो आया था हंटर आयोग। ये आया था 1882 में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था।
उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने एक क्या किया था, एक कमीशन गठित किया था जिसे क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। मतलब जो इन्होंने आयोग गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर विलियम हंटर थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हंटर आयोग पड़ा। सन 1854 के वुड घोषणा पत्र को स्वीकार तो कर लिया गया था, किंतु सरकार को इसे व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाई। मतलब 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र आया था उसमें बातें तो बहुत सारी की गई थी, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप से सही से हम लोग वो लोग कर नहीं पाए थे। ठीक है, कि ताकि जितने भी सुझाव उन्होंने दिए हैं उनका इम्प्लीमेंशन हो पाए, ऐसा नहीं हो पाया था, इसलिए हंटर आयोग आया था। ठीक है, कि कौन कौन सी बातें अभी तक मानी गई हैं, कौन कौन सी बातें नहीं मानी गई। ठीक है, कौन कौन से सुझाव मान लिए गए, कौन से नहीं माने गए, इन सब के लिए इसका गठन किया गया था। अतः 3 फरवरी 1882 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने कार्यकारिणी के एक सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया जिसको प्रथम शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से याद रख लेना कि भारत में सबसे पहले भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1882 में किया गया था। किसने किया था, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था और लॉर्ड रिपन ने किया था, क्योंकि ये उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल कह सकते हैं या वायसराय कह सकते हैं। ठीक है, ये उस समय थे, वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता इन्होंने किया था भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, और उसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, इसलिए इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। 1882 में ये आया था। और क्यों आया था, तो वुड का जो घोषणा पत्र आया था 1854 में, उसकी कौन सी बातें स्वीकार की गई थी, कौन सी नहीं की गई थी, इन सब का पता लगाने के लिए और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंशन करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब हम देखेंगे हंटर आयोग की जो मुख्य बातें क्या थी, क्या क्या सुझाव दिए उन्होंने और क्या क्या बातें बताई। ठीक है, तो पहला इन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा जो हो रही है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। दूसरा कहा इन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। अभी तक सिर्फ हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे थे, वुड ने सिर्फ सुझाव दिया था कि हिंदी में भी दी जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा जो है उसे सिर्फ देसी भाषा में दो। ठीक है, जैसे हिंदी है, जैसे तमिल है, जैसे तेलुगु है, इस भाषाओं में देनी चाहिए। और क्या कहा कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े इलाके हैं उनमें शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जन विभाग की स्थापना की जाए बोर्ड ने, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पिछड़े इलाके हैं, जो काफ़ी पिछड़े हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, जो हंटर थे इनका कहना था कि जो देसी पाठशालाएं हैं, ठीक है, वो भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में। फिर क्या था कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन्होंने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि जो धार्मिक शिक्षा अभी तक दी जा रही थी, क्योंकि भारत इसीलिए पिछड़ा है क्योंकि इसमें धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा हम प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। फिर ताकि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। जितनी भी लड़कियां वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कहा कि जो पाठ्यक्रम है उसे सरल करना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या एवं आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। मतलब जो सरकार जो है अनुदान देती है किसी भी विद्यालय को, वो किस आधार पर देना चाहिए कि कितने छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या के आधार पर और उन्हें कितनी आवश्यकता है उस चीज़ की, उसके आधार पर दिया जाना चाहिए। फिर है कि देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत उसे चलने देना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षा देसी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम पहले से चल रहा है उसे तो चलने दो, उसमें कुछ भी चेंजमेंट ना करो। ठीक है, जो अपना आपको देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश को लेकर या अन्य भाषाओं को लेकर, यूरोप की पाश्चात्य शिक्षा को लेकर, ठीक है, लेकिन देसी पाठ्यक्रम की शिक्षा में कोई भी अंतर नहीं करना है आपको। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। ये जो हंटर आयोग आया था, इन्होंने जो सुझाव दिए थे ये सुझाव थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, इसमें एक तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना देना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो, व्यवहारिक हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बालिकाएं हैं उनके लिए पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात इसमें की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखना। अब हम नेक्स्ट आयोग पढ़ेंगे, वो था आपका गोखले आयोग। तो गोखले आयोग जो आपका था वो 1911 में आया, और ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। ठीक है, गोखले को कोई समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया था गवर्नमेंट ने कि तुम शिक्षा के ऊपर छानबीन करो, लेकिन इन्होंने खुद अपनी तरफ से किया। इन्होंने क्या किया कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, ये बड़ौदा नरेश के प्रयास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके विचार से जब बड़ौदा नरेश अपने सीमित साधनों से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार इस कार्य को क्यों नहीं कर सकती, जिसके पास असीमित साधन और अपार धन है। अतः उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय धारा सभा में एक सदस्य के रूप में एक प्रस्ताव 19 मार्च 1910 को रखा था। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले किससे प्रभावित थे, तो जो बड़ौदा नरेश थे, बड़ौदा आप जानते हैं एक शहर है, वहाँ के जो राजा थे, वो उन्होंने क्या किया था,
उनके जो सीमित साधन थे, थोड़ा बहुत जो रुपया था, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया था कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसे अनिवार्य कर दिया था सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, कि वो अनिवार्य रूप से शिक्षा ले सकते हैं, भले ही उनके पास रुपया हो चाहे ना हो, ठीक है, फ्री में ले सकते हैं। तो वो चाहते थे गोपाल कृष्ण गोखले कि जब बड़ौदा नरेश ऐसा कर सकते हैं तो इंग्लिश गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, अंग्रेज क्यों नहीं कर सकते, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, उनके पास तो बहुत सारा धन है और संसाधन भी बहुत सारे हैं, तो वो भी फ्री कर सकते हैं ना, अनिवार्य कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय धारा सभा में एक सदस्य के रूप में एक प्रस्ताव रखा 19 मार्च 1910 को। और क्या क्या चीज़ें थी उसमें वो देख लेते हैं। तो गोखले विधेयक जो 1911 में आया था उसकी मुख्य बातें क्या थी, क्या क्या सुझाव दिए गए थे, उनकी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए मुख्य विशेषताएं क्या थी इसकी, कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है उसे अनिवार्य कर दो सभी बच्चों के लिए, ठीक है। दूसरा था कि कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क ना लिया जाए, जिन बच्चों के जो माता पिता हैं कम कमाते हैं, ठीक है, महीने की उनकी मासिक आय बहुत ज़्यादा कम है, तो उन बच्चों से शुल्क ना लिया जाए। तीसरा था कि स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं, मतलब अंग्रेज नहीं अच्छे से चला सकते, इनका कहना था, ठीक है। जो स्थानीय शिक्षाएं संस्थाएं हैं वो अच्छे से किसी भी शिक्षा को संकुचित और मतलब कुशलतापूर्वक संचालन उनका कर सकती हैं, इनका कहना था। फिर क्या कहा इन्होंने कि स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं, मतलब अगर स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो शिक्षा नहीं दे पा रही, उनके पास इतना धन नहीं है, तो वो कर लगा सकती हैं, उन्हें ये छूट दे दी जाए, ठीक है। फिर क्या कहा कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों को फिर बालिकाओं के लिए हो, मतलब पहले बालिकाओं को शिक्षा दी जाए ऐसी शिक्षा, उसके बाद बालिकाओं को यही शिक्षा दी जाए। फिर क्या कहा इन्होंने कि हाँ, उसके बाद फिर सरकार ने क्या कदम उठाया उसके बारे में देख लेते हैं। तो सरकार गोखले के विचार को समय से वो मानती थी, मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी उनका मानना था कि जो गोखले ने विचार दिए हैं ये सारे विचार सरकार पहले से ही मान रही है, ठीक है, पहले से ये सारे इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है, उसे अस्वीकार कर दिया इस विधेयक को, जो गोखले का विधेयक था। उन्होंने कहा कि सरकार तो पहले से सारी बातें मान रही है, तो फिर इसमें नया क्या है, तो उन्होंने क्या किया, इनका जो विधेयक था उसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो गोखले विधेयक के बारे में बस आपको इन पॉइंट्स को याद रखना कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे और फिर इंग्लिश गवर्नमेंट ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया। गोखले विधेयक के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई समिति है तो वो है आपकी हर्टांग समिति। ये आई थी आपकी 1929 में, ठीक है। क्या था इस समिति के अंदर, क्या सुझाव दिए थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 8 नवंबर 1927 को हुई थी। इस कमीशन से भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे गए। जो कमीशन बना इससे क्या हुआ कि भारत की जो शिक्षा थी इसके बारे में सुझाव मांगे गए कि कैसा शिक्षा का हाल चल रहा है वहाँ पे। तो साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी जटिलताओं को सुलझाने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। फिलिप हर्टांग इस समिति के अध्यक्ष बने, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फिलिप हर्टांग इस समिति के अध्यक्ष बने। इन्हीं के नाम पर इस समिति को हर्टांग समिति कहा जाता है, ठीक है। तो हर्टांग समिति किसके नाम पर कहा जाता है, फिलिप हर्टांग के नाम पर इसे हर्टांग समिति के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था कि 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। फिर जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के संबंध में इस कमीशन से सुझाव मांगे, क्योंकि ये साइमन कमीशन की जो नियुक्ति थी वो भी ब्रिटेन में ही हुई थी, इसे भारत में भेजा गया था। उसके बाद इससे क्या पूछा गया कि भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे गए कि क्या चल रहा है, कैसा है वहाँ पर। तो साइमन कमीशन ने भारत की शिक्षा की जो जटिलताएँ थी, जो कठिनाइयाँ थी, उसे सुलझाने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष थे फिलिप हर्टांग, इसलिए इसे हर्टांग समिति कहा जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखना। अब हर्टांग समिति ने क्या सुझाव दिए इनके बारे में देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष सर फिलिप हर्टांग थे। उन्होंने निम्नलिखित बातों की अनुशंसा की। पहला था कि देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ है अभी तक, लेकिन प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मतलब प्राथमिक शिक्षा पर जितने भी सुझाव अभी तक दिए थे बोर्ड के घोषणा पत्र में, ठीक है, हंटर कमीशन में, जितने भी कमीशन आए, इसमें इन्होंने कहा कि इन सबको देखकर कि प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हो रहा है, लेकिन वो कार्य की जो प्रगति है, ठीक है, प्रोग्रेस है, उसे हम संतोषजनक नहीं कह सकते। दूसरा था कि अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। देखो अपव्यय क्या होता है कि एक ही बच्चा जो होता है कई साल तक एक ही जगह पढ़ता रहे, नहीं, मतलब अपव्यय और अवरोधन में क्या अंतर है। ठीक, अपव्यय में क्या होता है कि जो बच्चे क्या करते हैं बीच बीच में क्लास को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक साल तुम बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पाए क्लास में, उसका फिर उन्होंने क्या किया, विद्यालय छोड़ दिया और अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटाने लग गए, तो अपव्यय कहलाता है। अवरोधन क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक ही क्लास में 5-5 साल तक पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो ये अवरोधन कहलाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, ये कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए। फिर कहा कि जो पाठ्यक्रम है उसे जीवन उपयोगी बनाया जाए, ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाए कि जो जीवन में उपयोग किया जा सके, ठीक है, जीवन के उपयोग में आ सके। विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, मतलब जो विद्यालय का समय है 8 से 2 बजे तक
या 9 बजे से 2 बजे तक, ठीक है, जो इनका समय है और जो छुट्टियां वगैरह की जाती हैं विद्यालय में वो स्थानीय जो आवश्यकता है उसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे सुबह के टाइम पे खेतों में हाथ बटाते हों, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। या मान लिया कोई नया त्यौहार आता है या फसल कटने का टाइम होता है तो उस समय छुट्टी की जानी चाहिए। ठीक है, तो जो इन्होंने कहा कि जो छुट्टियां वगैरह हो रही हैं वो आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। फिर क्या कहा कि शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं में सुधार की ज़रूरत हो। ठीक है, जो शिक्षकों का वेतन मिल रहा है वो काफ़ी कम है, उसमें सुधार होना चाहिए और उनकी जो योग्यता है जो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं उसमें भी थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। फिर है कि प्राथमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। इन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा चल रही है और जो उच्च शिक्षा दी जा रही है उसमें थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फिर कहा कि उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। जो उच्च स्तर पर हायर एजुकेशन जो दी जा रही है उसमें पुस्तकालय होना चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी होनी चाहिए विद्यालय में, और क्या है उनकी व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो हाटांग समिति थी ये उनके सुझाव थे, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। कई पॉइंट्स आपको सिमिलर लगेंगे सभी में, कुछ पॉइंट्स जो अलग हैं उन्हें अच्छे से याद करना है। एक जगह आपको क्या करना है कि सारे सिमिलर पॉइंट लिख देने कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, इन्होंने उच्च शिक्षा पर जोर दिया, ये थोड़े पॉइंट्स क्या होते हैं, और पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए, ये सभी के कॉमन पॉइंट्स होते हैं। लेकिन उपयोगी पॉइंट्स क्या है कि धार्मिक शिक्षा को बैन कर दिया गया, और जो उच्च स्तर पर पुस्तकालय की बात की गई, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई, अपव्यय अवरोधन की प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या थी, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हाटांग समिति में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट समिति के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या था नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा की या वर्धा शिक्षा योजना की। तो देखिए जो बेसिक शिक्षा थी या जिसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से हम जानते हैं, ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, किसने दी, तो महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इन सबके नाम याद कर लेना, कौन कौन से नाम से ये जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। ठीक है, तो ये योजना कब बनाई थी उन्होंने, तो वर्धा एक जगह है वहाँ पर महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की एक योजना बनाई जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। ठीक है, अब बेसिक शिक्षा में इन्होंने क्या क्या बात की, कैसे ऐसे क्या क्या सुझाव दिए, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिस योजना का प्रारूप तैयार किया उसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहला पॉइंट क्या था इनका कि जो शिक्षा है वो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। ठीक है, जो आज के समय में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। अभी तक क्या बात हो रही थी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें दी जाए या इंग्लिश भाषा में दी जाए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है उसे मातृभाषा में दिया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को तभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। फिर तीसरा क्या कहा कि जो शिक्षा का जीवन से संबंध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि शिक्षा हम कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, शिक्षा ऐसी हो जिसका जीवन से संबंध हो। ठीक है, इसकी बात की गई। फिर कहा इन्होंने कि शिक्षा जो है वो हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो सके। ठीक है, जो शिक्षा है वो किस पर आधारित होनी चाहिए, तो हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर का भाव जागृत हो सके। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें सीखे जो वो करके सीख सकें चीज़ों को, तो ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये मुख्य पॉइंट थे बेसिक शिक्षा के जो महात्मा गांधी ने सुझाव दिए। आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है कि इन्होंने हस्तकला पर ज़्यादा जोर दिया था, मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया और कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन से संबंधित हो और 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये थे बेसिक शिक्षा के पॉइंट। तो आपका ये वाला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे जो भी पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था एग्जाम के चक्कर में, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब वीडियोज़ आएंगी आपकी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।